आज जो हम बीएसएससी को देखने वाले हैं तो ये आपका मेंस ओरिएंटेड होगा जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बीएसएससी का मेंस के लिए हम लोग जीएस को देखेंगे और यहाँ सिर्फ हम लोग जो है वो करीब करीब 69 या फिर 70 प्लस जो होंगे वो आपका जीएस के प्रश्न होंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है वो जीएस को मजबूत करेंगे। और आज जो है ऑलरेडी मैंने 1 से लेकर के आपके 3 तक करा दिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। उसी के अलावा जो है हम आज जो है वो 4 नंबर टेस्ट सीरीज़ को देखेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप इसी तरह से जो प्रैक्टिस करते रहेंगे जीएस का, तो जीएस जो होता है वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक दिन में याद होने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप जो है एग्ज़ाम से पहले भी आप प्रैक्टिस हमेशा मोर एंड मोर प्रश्नों को आप देखते जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जिससे कि आप जो है आपके जो जीएस के क्वेश्चन है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो पाए, कंप्लीट हो पाए। और ये जितने भी है मैं आपको जीएस करा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर बीएसएससी मेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देख लेते हैं जितने भी प्रश्न है जीएस के। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि हमारा जो है आपको बताना है कौन असत्य है। ठीक है, तो असत्य का बताना है, तो पहले देख लेते हैं सत्य वाली। तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है उसमें टॉर्नेडो आता है, बिल्कुल आता है। उसके अलावा जो है पश्चिम प्रशांत महासागर में टाइफून आता है और हिंद महासागर में जो है वो चक्रवात आता है। ठीक है, लेकिन इस बार सत्य पूछ रहा है, तो हरिकेन जो है वो आपका कहाँ आता है, तो ये आता है अटलांटिक महासागर में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा आता है तूफान, तो विली विली, आप जानते होंगे विली विली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। तो शीतोष्ण मरुस्थल का एग्जांपल जो नहीं है वो सुनो रन है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका जो है सारे जो है वो शीतोष्ण मरुस्थल के एग्जांपल है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका आंसर डी लगाएंगे। अगला देखिए, अगला आपका क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। तो 5 देशों की राजधानियों से गुजरने वाली जो नदी है तो आपका कौन है, तो डेन्यूब नदी जो है वो 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे हमेशा ये मैंने बहुत एग्ज़ामों में देखा, इम्पॉर्टेंट है आपका। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो आपका द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो कौन सा है, तो ये आपका न्यू गिनी है। ठीक है, आपका ए आंसर हो जाएगा, 4 का ए आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। ठीक है, तो आपका 5 का डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। यानी ये जो है वो प्रशांत महासागर की से एक को पूछ रहा है कि कौन संबंधित नहीं है, तो ये जो है आपका कनारी से है। ठीक है, कनारी जो है वो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, लेकिन और सब जो है क्यूरोशियो है, हमबोल्ट है और कैलिफोर्निया जो है प्रशांत महासागर से तीनों संबंधित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ जो आपका बताया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो कनारी जो है ठंडी महासागरीय धारा है। ठीक है, जो उत्तरी आपका अंटार्कटिक महासागर से संबंधित है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि जो आपका जो महासागरीय प्रशांत महासागरीय जलधारा है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा कहाँ है, तो दक्षिण प्रशांत महासागर में। हम बोल्ट यानी पेरू की जलधारा जो है वो कहाँ है, दक्षिण प्रशांत महासागर में। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाला भी कहाँ है, दक्षिण प्रशांत महासागर में। ठीक है, अलास्का की धारा कहाँ है, तो आपका उत्तरी प्रशांत महासागर। अलास्का कहाँ है, अलास्का जो है वो पार्ट है आपका अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, पहले ये रशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन रशिया ने इसको बेच दिया। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, इसलिए उत्तरी महासागर प्रशांत महासागर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और किरोशियो जो है जापान, यानी आपको जापान वाला जो आपका पूरा में देखेंगे तो उत्तरी जो हिस्सा है उसी में उत्तरी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है किरोशियो। ठीक है, वाशिबो क्या होता है, कामचटका जिसको बोलते हैं, तो वाशिबो जो होता है वो भी उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जलधाराएं को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि जो आपका बताना है कि भारतीय जनगणना
11 के अनुसार आपको बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का लिंगानुपात कितना है 918 है, ठीक है। तो आपका 7 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, पूछा जा रहा है। तो दूध गंगा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, लेकिन आपका और सब जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। तो कृष्ण गंगा किसकी है, तो आपको दूध गंगा किसकी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है, लेकिन और सब जो है बाकी आपकी क्या है, वो गोदावरी की सहायक नदी है। आपका पेन गंगा, इंद्रावती और वेन गंगा जो है आपका गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि बिहार, इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। तो बिहार में जो है वो सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। और कौन से वन पाए जाते हैं, तो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और तराई वन पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती और तराई वन पाए जाते हैं। तराई वाला कहाँ, तो नेपाल से, जो नेपाल से सटा हुआ जो भाग है। अगर बिहार का मैप आप देखेंगे तो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये क्या भाग होता है, तो ये नेपाल वाला यानी तराई वाला क्षेत्र आता है। बीचों बीच क्या जाता है, तो ये गंगा रिवर जो जाती है, ठीक है, आपको प्रवेश करती है। उसके अलावा जो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कि तो सदाबहार वन जो है इसमें हम नहीं देखते बिहार में, ठीक है। सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ की वर्षा क्या होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसत तापमान 22 सेल्सियस से अधिक होती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, किसको सदाबहार वन बोलते हैं, ठीक है। पश्चिम घाट के पश्चिम ढाल जो होते हैं, पश्चिम घाट के पश्चिम ढाल वाले जो एरिया होते हैं, उसके अलावा जो उत्तरी पूर्वी होते हैं, जैसे भारत का मैप जो आप देखेंगे तो आपका पश्चिम वाला पश्चिम ढाल वाला, उसके अलावा जो उत्तर पूर्वी जो एरिया होता है, ये ऊपर वाला जो उत्तर पूर्वी जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो होता है, और आपका अंडमान निकोबार यानी नीचे वाला जो होते हैं, इसमें आपका ज़्यादा जो है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है कि पर्णपाती वन जो होते हैं वो 770 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वन चाहिए, लेकिन आपका जो सदाबहार 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला चाहिए, ठीक है। और आपका जो है यहाँ पे ये वन बहुत अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में कौन से वन होते हैं, तो पर्णपाती वन देखते हैं। तो जिसकी बारिश कितनी होती है, तो 70 से 200 सेंटीमीटर ये बारिश होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या बोला जाए, तो कह रहा है क्या कि आपका जो पुनपुन है वो पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पे मिलती है, तो पुनपुन नदी जो है वो गंगा में आपका फतुहा में मिलती है। तो 10 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो ये रागी का उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वो बिहार है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिहार लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आपको बताना है रागी क्या होता है। मड़ुआ को बोलते हैं रागी, जो हमारे जितिया वगैरह में मड़ुआ का रोटी बनाते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, रागी होता है, ठीक है। और बिहार जो है प्रथम स्थान पे है। चलिए आगे देखते हैं, अंडमान निकोबार आपका अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर बताना है। तो 12 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सैंडल पीक जो होता है वो अंडमान द्वीप समूह का क्या है, सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। तो इस तरह से 12 का ए आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए 13 वाला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो किसके मध्य स्थित है, तो ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। चलिए पूरे चैनल को हम लोग जो है वो देख लेते हैं एक नज़र में। तो देखिए 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को मिनी क्वाब से अलग करता है, और लक्षद्वीप को जो है वो मिनी क्वाब से कौन सा चैनल करता है, तो 9 डिग्री चैनल। उसी के अलावा जो है लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। उसके अलावा दक्कन पैसेज जो आपका दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच जो है हिंद महासागर में स्थित है, एक जलद मरुमध्य है, यानी ठीक है। दक्कन पैसेज जो है वो दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच हिंद महासागर में। आप कैसे जानते हैं हिंद महासागर कहाँ है, आप देखते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या अरब सागर हो गई, जहाँ पे बिपरजॉय जो चक्रवात आया। उसके अलावा हिंद महासागर जो है वहाँ पे, यहाँ आप एकदम भारत के एकदम साउथ में देखेंगे। तो ये सब क्या होता है, दक्कन पैसेज दक्षिण और आपका क्या होता है, छोटा अंडमान के
बीच जो है हिंद महासागर स्थित एक जल मरुमध्य है, ठीक है, यानी दक्कन पैसेज के बारे में हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो बोल रहा है कि रणजी ट्रॉफी जो है वो आपको बताना है कि 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है। तो रणजी ट्रॉफी जो 2022 का खिताब जीता गया है ये मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। आपका 14 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपको बताना है 15 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर जो है वो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश को देना स्वीकार किया था। तो वो जो बौद्ध भिक्षु थे कौन से थे, तो ये आनंद जी थे, जो जिनके आग्रह पे जो है स्त्रियों को प्रवेश दिया गया बौद्ध संघ में, ठीक है। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में क्या बोला जाता है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लुम्बिनी में हुआ था। 16 का ए आंसर हो गया, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न जो है इसमें क्या बोल रहा है, तो तुर्के चहलगामी का निर्माण किसने किया था। तो तुर्के चहलगामी का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका इल्तुतमिश किया था और बलबन क्या किया था, उसको हटा दिया था, ठीक है। तो 17 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मजम उल बहरीन दो समुद्रों का संगम की रचना जो है जिसको बोला जाता है किसने की थी। तो ये है आपका किसने की थी, तो दारा सिकों ने किया था कि मज उल बहरीन जो दो समुद्रों का संगम का वर्णन है, तो आपका दारा सिकों के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। 18 का सी आंसर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 19 नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, तो बम्बई जो जिसका नाम मुंबई है अभी वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये वास्तविक संस्थापक जो है वो गेराल्ड अंगियार को कहा जाता है और कोलकाता के कौन है, तो आपके जॉब चर्नॉक है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्योंकि बम्बई पूछा है तो आपका इसका आंसर ये हो जाएगा बी, ठीक है, 19 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि आपका 20वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 1857 की क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो ये आपकी प्रारंभ कहाँ से हुई थी, तो आपकी मेरठ से की गई थी, ठीक है। 20 का ए आंसर सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न जो है उसमें क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो ये वंदे मातरम के लेखक जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी है और राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम है, ठीक है। तो 21 का ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। तो ये पड़ी थी आपकी 1835 के मैकाले जो स्मरण पत्र था उसको माना जाता है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव पढ़ना, ठीक है। तो 22 का आपका हो जाएगा सी, ठीक है। आगे चलते हैं 23 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा शहर जो यमुना नदी के किनारे स्थित है, आपका ए हो जाएगा 23 का। 24 नंबर प्रश्न देखिए। तो 24 नंबर प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि न्यू इंडिया जो है समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो है एनी बेसेंट जी के द्वारा किया गया था। तो 24 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी देख लिया जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला, तो न्यू इंडिया जो है वो आपका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो एनी बेसेंट जी के द्वारा लिखा गया है। और यंग इंडिया जो है वो लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि दो किताबें जो केसरी और मराठा बीजी तिलक जी के द्वारा लिखा गया था और सच्चिदानंद सिन्हा ने कौन सा बुक प्रकाशित किया, तो सर्चलाइट का प्रकाशन किया था, ठीक है। तो इसके बारे में हमने डिटेल से देखा। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो 25वां नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे। तो महासचिव जो थे वो A.O. ह्यूम जी थे, ठीक है। तो आपके 25 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखिए। तो 26 नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का जीता, ठीक है। तो थॉमस कप किसने जीता है, तो आपका भारत ने जीता है। कितने साल के बाद, तो 73 सालों के बाद जीता, ठीक है। और इंडोनेशिया 14 बार जो है वो थॉमस कप का विजेता रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसी के अलावा देखिए 27 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। तो ये लाभ होता है किसको, तो आपको ऋणी को जो है वो लाभ होता है। मुद्रास्फीति यानी क्या, तो महंगाई, ठीक है। तो आपका ऋणी को लाभ होता है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ किया जाएगा, फीफा जो 2022 का आयोजन, तो ये किया जाएगा आपको कहाँ, तो आप जो है वो ये तो आपका कहाँ हुआ था, तो UAE में कि कतर में। इसका आंसर जो है वो गलत दिया है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है।
और इसका जो मैंने फीफा तो कतर में सुना है, लेकिन यहाँ पे यूएई दिया जा रहा है, ठीक है, जो गलत है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो ये जो है आपका 29 का क्या हो जाएगा, तो मिजोरम है। तो चलिए कुछ हम लोग देख लेते हैं भौगोलिक क्षेत्र जो जितने भी परसेंटेज वाइज और कहाँ कहाँ जो है वो वन की अधिकता है, ठीक है। तो चलिए 29 नंबर प्रश्न को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है कि प्रतिशत में तो हमने देख लिया कि मिजोरम जो है सबसे ज़्यादा जो है वो 84.53 प्रतिशत जो है वनावरण के साथ है। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश है आपका 79.33% और मेघालय जो है वो थर्ड पे है, ठीक है। उसके अलावा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है क्षेत्रफल के हिसाब से ये प्रतिशत था, तो आपका मध्य प्रदेश जो है वो टॉप पे है। इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश है सेकेंड प्रतिशत वाइज में भी है, और ऐसे भी बड़ा जो है वो सेकंड में अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया इसको डिटेल में। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो भारत में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो आप देख सकते हैं कि ये किया गया था किस साल किया गया था, तो आपका 1976 में पहली बार की गई थी। और दूसरी बार जो है कुछ जो है 1976 में सुधार किया गया, तो दूसरी बार जो है वो 1981 में आती है, ठीक है। तो पहले पूछा है तो आपका 30 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्नों को। इसमें आपका क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि 31 नंबर प्रश्न में आपका कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई जो है प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो कौन बन गया है, तो ये जो है आपका जापान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 31 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी बाद में बहुत सारे कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ जो है वो 32 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो आपका क्या कह रहा है, तो आपका बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपका सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। सो सर्वाहारी जो होते हैं जो सभी चीज़ों को खाते हैं वो द्वितीय वर्ग में आते हैं। तो आपका 32 का सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, बिहार में जो है अधिकतम औसत वर्षा जो है वो औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होता है, ठीक है। तो ये जो है वो किशनगंज में सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है। और किशनगंज कहाँ है, तो ये आपका अगर आप मैप देखेंगे बिहार का, तो इस तरह से आपका मैप है बिहार का, तो आप जो है वो पूरब की तरफ जो है आप देखेंगे एकदम किशनगंज पड़ता है, ठीक है। तो आप 33 का बी हो जाएगा, ठीक है। उसी के अलावा जो है कवक यानी फफूंद द्वारा कौन सा रोग होता है, तो कवक द्वारा जो रोग होता है वो दाद होता है। तो 34 का ए आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है, तो 35 जो है वो क्या है, तो आपका जो सबसे ज़्यादा संरक्षण किस परिस्थिति में किया जाता है बीजों का, तो ये किया जाता है ठंडी और शुष्क होनी चाहिए बीजों के लिए संरक्षण की स्थिति, ठीक है। ठंडी और शुष्क याद रखिएगा, गर्म और शुष्क नहीं होगा, ठंडी और शुष्क हो जाएगी, ठीक है। तो आपका 35 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तो 36 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न है, तो आपका क्या कह रहा है कि वैश्विक तापन से क्या संभावनाएं हो सकती है। तो क्या होता है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, जल स्तर में बिल्कुल वृद्धि होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका फसल के स्वरूप में परिवर्तन होता है, यानी जो फसल पहले जो जिस डेवलपमेंट से हो पा रहा है वो उस तरह का नहीं हो पाता, पोषक तत्व भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। द्वीपीय देशों को खतरा होता है, यानी जो समुद्री एरिया में जो बसे हुए जो देश हैं उनको भी, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो पूरा लैंड उनका जो है पानी पानी हो जाएगा, वो डूब सकते हैं। तो 36 का आपका डी हो जाएगा, तो आप 36 का डी आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 37 नंबर देखिए, 37 नंबर प्रश्न है, तो आपका 37 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि लोला का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। तो लोला का आवर्तकाल जो है वो लंबाई पर निर्भर करता है। तो 37 का बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो अगला क्या बोला है कि वर्षा की बूंद की गोल आकार आकृति का कारण है, तो क्या है, तो ये है आपका द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो 38 का सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोला जा रहा है, तो 39 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में, ये यानी एयर से जो आपका गैस से जो है सॉलिड में जब जाता है तो जाने पर क्या परिवर्तित होता है। तो परिवर्तित जो होता है वो जो है वो आपका तरंग दैर्घ्य और वेग जो है परिवर्तित होता है, लेकिन क्या परिवर्तित नहीं होता है, तो आवृत्ति जो होती है वो परिवर्तित नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो याद रखिए 39 का आपका क्या हो जाएगा, तो डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
रासायनिक रूप से सूखी बर्फ होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आपका NaHCO3। ठीक है, तो आपका 41 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अब देखिए 42 नंबर प्रश्न है, तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि जो है वो द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, तो 42 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब जितने हैं वो क्या है आपका सदिश राशि है। संवेग, वेग और कोणीय संवेग जो है वो क्या है, सदिश राशि के एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो 43 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन स्तनपायी है? तो आपका जो है निम्न में से कौन स्तनपायी है? तो ये जो है चमगादड़ भी है, समुद्री सी भी है, समुद्री गाय भी है। ये जो है आपका 43 का डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ प्रश्नों को। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? तो ये जो है वो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका ए जो घटपर्णी होता है, मांसाहारी कीटभक्षी जो होते हैं वो पौधे होते हैं। ठीक है, तो घटपर्णी। ठीक है, उसके अलावा जो है अगला देखते हैं आपका 45 वाले प्रश्न को देखिए। अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक के रूप में जो है ग्रेगर जॉन मेंडल जी को जाना जाता है। आपका 45 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप 46 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो कह रहा है कि 46 नंबर जो प्रश्न है वो उसमें बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है। तो आपकी खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो 28 अस्थियाँ खोपड़ी में होती हैं। ठीक है, खोपड़ी यानी स्कल जिसको बोलते हैं, बोन के बारे में बोला जाए, तो 28 आपका 46 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि पायरोडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो पायरोडॉक्सिन जो है विटामिन B6 को कहा जाता है। तो 47 का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 48 जो है वो आपका देखिए क्या है। तो आप 48 नंबर प्रश्नों को देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, कह रहे हैं क्या कि आपका यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है, तो आपका कह रहा है कि 1 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति है। तो अगर किसी लेंस की जो क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति कैसी होगी? तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो 1 मीटर ही होगी। और आपकी कौन सी लेंस होगी? तो ये उत्तल लेंस का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो आपका 48 का क्या होगा? ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो बता रहा है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता घनात्मक, जबकि अवतल लेंस की क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यानी आपको उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है और आपका जो है अवतल लेंस जो है वो निगेटिव में होता है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्रमशः क्या होती है? धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 48 का भी देख लिया। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो आपके अनुसूची के बारे में बात किया जा रहा है। तो पहले जो है वो आपका जो अनुसूची थी वो कौन सी थी? तो आपकी टोटल 8 अनुसूचियाँ पहले थी। ठीक है, तो आप यहाँ जो है वो 8 लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं पूरा डिटेल से। तो पहले कितनी थी अनुसूचियाँ? तो पहले जो थी वो आपकी 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका अभी 12 अनुसूची हो गई है वर्तमान में। और पहला जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, कब लाया गया था? 1951 में लाया गया था, जिसमें से कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये हमेशा आपसे एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, भारत के संविधान में लाया गया था। 9वीं अनुसूची में क्या होता है कि केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में जो है 9वीं अनुसूची में कुल कितने कानून शामिल हैं? तो 284 कानूनों को शामिल किया गया है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है। अर्थात मतलब कहने का मतलब कि इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, वही न्यायिक समीक्षा संरक्षण कहा जाता है। उसके अलावा जो है आप देखिए 10वां जो अनुसूची जोड़ा गया है। तो देखिए 10वां अनुसूची क्या है? तो आपका दल बदल अधिनियम से है। ठीक है, तो आप दल बदल अधिनियम जो है वो 10वीं अनुसूची में देख सकते हैं।
ठीक है, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है। वर्ष 1985 में इसको लाया गया था। और कितने नंबर का संविधान संशोधन था? तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था। अनुसूची कितनी थी ये? तो 10वीं अनुसूची थी। दोनों अलग अलग ही याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1952 में क्या किया गया? जोड़ा गया। तो अनुसूची कितनी थी? 11वीं थी। और संविधान संशोधन कितने नंबर का था? तो 73वां था। और साल कौन सा था? तो 1992 था, ठीक है। और कितने विषय शामिल किए गए इसके अंतर्गत? तो आपके 29 विषय को शामिल किया गया। और इस अनुसूची में क्या किया गया कि पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसे जरूरी विषय शामिल हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो 12वीं अनुसूची को 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। कब? तो 12वीं अनुसूची को, ठीक है। आप अभी जो है 12 अनुसूची भी है। और आपका साल कौन सा था? तो आपका 1992 का साल ही था। और आपका संशोधन कितना था? तो आपका 74वां संविधान संशोधन था, ठीक है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नागरिकों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ शामिल है, ठीक है। इस अधिनियम ने भारत में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया। और इस अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो आपके 12 अनुसूची में टोटल 18 विषय है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया पूरा डिटेल से। चले अगला प्रश्न देख। चलिए, यहाँ पे जो है आपका क्या बोला जा रहा है? तो कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में है, बिल्कुल सही है। आपात उपबंध जो है वो आपका क्या है? तो आपका भाग 18 में है, ना कि आपका भाग 22 में, ठीक है। और राजभाषा क्या है? तो भाग 17 सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका असत्य जो है वो आपका भाग याद रखिएगा। 18 में जो है वो आपात उपबंध किया गया है। 50 का सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। आपका क्या बोला जा रहा है? तो 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि संविधानेतर संस्था है। तो संविधानेतर संस्था कौन सी है? तो आपकी मानव अधिकार आयोग है, ठीक है। तो आपका 51 का ए आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पे जो है वो देखिए, यहाँ पे क्या बोला जाए? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो देख लीजिए, पैट्रिक लॉरेंस जी थे, स्टीफन क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। कौन नहीं थे? तो आपके विलियम लॉरेंस नहीं थे। तो आपका आंसर 52 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो कह रहा है क्या कि संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये आपका भाग 3 जो है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नागरिकों का अधिकार पत्र इसको कहा जाता है। तो कौन से भाग को? तो आपका है वो भाग 3 है, ठीक है। 53 का ए आंसर सही हो गया। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन से चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो आपका कौन सा चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? तो ये आपका जो है, आप खुद भी जानते हैं कि स्थानीय निकाय जो होती है वो आपका निर्वाचन आयोग नहीं करता है। कौन कौन सा करता है? तो राज्यसभा आपका क्या है? तो आपका राष्ट्रपति और लोकसभा तीनों का करता है, लेकिन स्थानीय निकायों का नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या बोला जा रहा है? तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जो है वो जाना जाता है, आपको BN रॉय जी को जाना जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है आपका बोला जा रहा है कि भारत के संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया, ठीक है। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद जो है क्या हुआ कि संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने, ठीक है। और उसी के अनुसार जो है वो देख सकते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष बनते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो आपके भीमराव अंबेडकर जी बनते हैं। संवैधानिक सलाहकार BN रॉय जी को बनाया जाता है। और उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो ये बनते हैं आपके हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो है वो हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और आपका VT कृष्णमाचारी को बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, हरेंद्र कुमार आपका HC आपको बोला जाता है मुखर्जी। और VT कृष्णाचारी को बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप देख लिया। अगला देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए 56 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो ये स्वीकार किया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो आपका 56 का सी आंसर हो गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन जो किया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया है। कब? तो 22 जुलाई 1947 को। और जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया कब? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और ये गीत है, गान नहीं है, याद रखिएगा। जिसे पढ़ा जिसे स्वीकार किया गया, अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा जिसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें तो आपका जो है वो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि आपका संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अधिकृत किया गया। कब? तो आपका 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अधिगृहित किया गया। उसके अलावा जो है संविधान सभा ने यह घोषणा की कि जन गण मन ही भारत का क्या करे बनेगा, तो राष्ट्रगान बनेगा। किसने किया? तो संविधान सभा ने। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ जो है आपको बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को क्या होता है कि 1949 को पारित किया गया। कब? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। और 26 नवंबर का दिन जो भारत के संविधान दिवस के रूप में भी घोषित किया गया। ठीक है, संविधान दिवस के रूप में जानते हैं हमेशा हम मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। और संविधान लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब हम 57 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 57 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो ये गठन किया गया था, गठन की बात की जा रही है। ठीक है, बैठक नहीं, गठन जो हुआ था आपका 3 अप्रैल 1952 को किया गया। तो 57 का बी हो जाएगा। गठन जो है वो राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। ठीक है, चलिए अगला डिटेल देख लेते हैं। इसमें अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, हमेशा ये अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये जो है आपका जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो होती है आपका 99वां संविधान संशोधन जो 2014 में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखिए 59 नंबर प्रश्न आपका क्या बोला? तो कह रहा है क्या कि स्वस्थानीय क्या है? तो स्वस्थानीय जो है वो आपका क्या होता है? तो वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना ही क्या होता है? इन सिटू, जिसको आपको स्वस्थानीय कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या बोला जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि भारतीय संसद में आपको बताना है कि आपको भारतीय संसद में अस्थायी समिति की प्रणाली विकसित की गई थी। तो अस्थायी समिति की प्रणाली कब विकसित की गई थी? तो ये विकसित किया गया था 1983 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला 61 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस जो है वो एक तरह का पर्यावरणीय समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। और ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है। ठीक है, तो एम्स्टर्डम में है। तो आप जो भी एम्स्टर्डम शायद प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आपका 61 का सी होगा। 62 देखिए, तो 62 जो है वो आप प्रश्न देखिए, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो आपके जो है ये बाबू महेश्वर प्रसाद जो है वो बिहारी के संपादक रहे हैं। ठीक है, तो 62 का बी आंसर सही हो जाएगा। 63 देखिए, तो यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का नृत्य है। तो 53 का ए आंसर, आपका 63 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए 64 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो कह रहा है कि ताम्रलिपि किस राज्य में स्थित है? तो ताम्रलिपि जो है वो स्थित है कहाँ है? तो आपका जो है वो स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 64 का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है अगला मैं बोलूँगी कि जिसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको, किसको जाना जाता है बोला जा रहा है? तो ये जाना जाता है किसको? तो आपको कायदे आजम जो है वो किसको जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना जी को जो है वो जाना जाता है। ठीक है, 65 का आपका ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए आपका 66 बोला जा रहा है। तो 66 वाला प्रश्न क्या है? तो महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? तो आपका 66 का बी है। ठीक है, तो आपका राजघाट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है हमने प्रश्नों को देखा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न बोला गया तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है आपका एक प्रश्न है कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया था आपका ढाका में किया गया। तो याद रखिएगा स्टडी इन इंडिया जो है वो कब लाया गया, तो 2018 में लाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ आयोजन किया गया, तो ढाका में। आपका 67 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 वाले प्रश्न देखिए। 68 नंबर प्रश्न है जो है वो बोला जा रहा है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये जो है आपको कब यूनेस्को की साइट में इसको जो हेरिटेज साइट में यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया, तो ये 1983 में इसको शामिल किया गया था। कब, तो 1983 में किया गया था। याद रखिएगा किसको, यूनेस्को के अजंता गुफाओं को। ठीक है, 1983 में याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है। तो ये जो मस्जिद है वो आपका मिस्र में है, और ये देश में जो है किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है। ठीक है, तो मिस्र में है। और इस तरह से जो है, और इसका नाम जो है आपका मस्जिद का नाम जो है सुल्तान हसन मस्जिद नाम है। ठीक है, और ये कहाँ है, तो मिस्र के काहिरा शहर में है। ठीक है, काहिरा जो शहर है वहीं पे है आपका सबसे ऊंचा मस्जिद। ठीक है, तो ए आंसर हो गया। इस तरह से भी जितने भी जीएस के प्रश्न थे तो मैंने इसको करा दिया है आपको, आप देख लीजिएगा, जो आपके बीएसएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, और जितने भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट ही होगा जीएस के लिए। उसी तरह से अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर भी आप कर सकते हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और टेक केयर।